तो आज जो है पहला चैप्टर और पहला क्लास आप लोग का होने वाला है, जिसमें पहला चैप्टर आप लोग भी जान रहे होंगे रियल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, परिभाषा है, इस सब चीज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। उसको फिर से हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में वो आपका छूट जाता है और आपसे नहीं बन पाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आता है इंट्रोडक्शन। परिचय जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं बढ़िया से समझिएगा, आपके क्वेश्चन जो होंगे नहीं बनेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू आपको क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक जो आता है वो आता है वास्तविक संख्या में हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या, प्राकृत संख्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे प्राकृत संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। तो n से सूचित करेंगे और गिनती की संख्या को क्या है, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्टेड होता है, गिनती होता है स्टार्टेड भाई 1 से होता है, सबको पता है। गिनती हम लोग जो स्टार्ट करते कहां से स्टार्ट करते, 1 से करते हैं, और इसको सूचित किसके द्वारा करेंगे, n के द्वारा सूचित किया जाएगा। बात समझ रहे हैं, याद रखना ये भी चीजों को। प्राकृत संख्याओं की संख्या जो होती है क्या होती है, असीमित। असीमित का मतलब इन्फिनाइट, मतलब प्राकृत संख्या कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिटेड नहीं है, ये अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, यहां तक जा सकता है। उसके बाद सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आएगा, 1 आएगा। एमसीक्यू में आपके पूछे जाएंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आएंगे, तो आप मारिएगा 1 में टिक। समझ रहे हैं मेरे भाई, बढ़िया से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, मजा आपको जरूर आएगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है पूर्ण संख्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, और इसे W द्वारा सूचित किया जाएगा। और W से आप लोग लीजिए, आप जहां तक लेना चाहते हैं वहां तक लिख सकते हैं। पूर्ण संख्याओं की संख्या भी क्या होंगे, असीमित होंगे। कहां तक जाएंगे इसकी कोई लिमिटेड सीमा नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे। जो एमसीक्यू में पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएंगे, तो 0 में आप लोग क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास मेरे भाई सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या का नाम में क्या है, सम, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा उसी को सम संख्या कहेंगे। और 2 का पारा पढ़ना क्या करिएगा, स्टार्ट करिएगा। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे पास क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। और सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2q होता है। क्या होता है, 2q। और जहां जो होगा q कोई पूर्णांक होगा। अगर कभी कभी आपके पास 2m लिख दिया तो m जो होगा आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। m क्या होगा, पूर्णांक होगा। इस चीजों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या आ जाएगा, 2q आएगा। समझ रहे हैं। और यहाँ पे q जो आपका है वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। छोटी छोटी बात है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं जानिएगा तो फिर बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1, 3 है ना, 5 ये सब जो है 2 से पूरा पूरा भागने लगता है। बहुत सारे लोग 1 को भूल जाते हैं, ठीक है। और इसका व्यापक रूप आ जाएगा 2q + 1 आ जाएगा। और आपको भी पता है कि q क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अगर आपके पास 2q के जगह पे आपको लिख दिया गया 2m + में 1 दे दिया, तो m क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, m पूर्णांक होगा। बात समझ रहे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया से। अब आता है पूर्णांक संख्या जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। इसको I या Z द्वारा सूचित किया जाएगा। किसके द्वारा, I या Z के द्वारा। यहाँ पे सारी चीज आपको लिख दिया गया है। और देखिए यहाँ पे आप स्केल जरूर पढ़े होंगे, स्केल जरूर देखे होंगे, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं, इधर 1, 2 लिखा होता है, मगर इस साइड जो होता है -1, -2 ये भी जाएगा, जो यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके बढ़िया तरीके से आपको बता दिए हैं। 0 ये आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक इधर आ जाएगा जो इनफिनाइट तक जाएगा, और इधर जो जाएगा
आएगा वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, जिसको हम लोग इनफिनाइट तक कह सकते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है। शून्य पूर्णांक मतलब आ जाएगा शून्य, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब इधर साइड जो आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक आएगा। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश रखते हैं, क्योंकि ये जानिएगा नहीं तो मजा फिर आएगा नहीं, ठीक है। आगे आता है और सबसे वीवीआई टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, जो स्वयं तथा 2 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 1 के अलावा जो होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा, दो नहीं भाई, 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 1 के छोड़कर, ध्यान में रखना क्या है, 1 के छोड़कर बहुत सारे लोग जो होते हैं 1 को भी ले लेते हैं। तो वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 हो जाते हैं। देखो तो खुद से भाग लगना है, जो खुद से भाग लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या ध्यान रखना है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगा, 11 आ गया, 13 आ गया, कहोगे सर जी 23 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करोगे तो 33 नहीं होगा, आप 37 ले सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 31 ले सकते हो, ठीक है। ये सब आपके क्या आ जाएंगे, कहोगे अभाज्य संख्या। 41 भी ले सकते हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। क्या होगा, 2। बात को समझिएगा, बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। दूसरा आपका अगला टॉपिक आता है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होगा और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित होगा। वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, मतलब भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, ये सबसे भाग लग रहा है, खुद से तो लग ही रहा है और संख्या से भी भाग लग रहा है, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होते हैं, कितने होते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे हमारे पास आता है सह अभाज्य संख्या, जो इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी 2 अभाज्य संख्या ले सकते हैं या प्राकृत संख्या भी ले सकते हैं, मगर अभाज्य संख्या और भी जबरदस्त हो जाता है। इनका HCF क्या होता है, HCF इनका, जिसको हम लोग मौसो कहते हैं, कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे देखोगे 2 अभाज्य संख्या कह सकते हो या प्राकृत संख्या भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे 2 और 3 क्या है, 2 अभाज्य संख्या या प्राकृत संख्या भी कह सकते हो। प्राकृत संख्या तो आइए जाएगा, अभाज्य संख्या में तो प्राकृत संख्या आना ही है। अब देखोगे इसका HCF कितना आ जाएगा, कहोगे इसका HCF हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। बात समझ रहे? ये 2 को ले लेते हैं, इसका भी HCF कितने आ जाएंगे, इसका भी HCF आ जाएंगे 1। तो ये हमारा हो जाएगा 100 अभाज्य संख्या। क्या होगा, 100 अभाज्य संख्या। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भिन्न, भिन्न आपको भी पता होगा, भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बट्टा हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे, 55 तक पहुंच जा चुके हैं। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, P में दूसरे पूर्णांक Q से भाग देने पे जो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। और ये ध्यान रखना है, फैक्टराइजेशन नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग P बट्टा क्या कह सकते हैं, Q कह सकते हैं। और आप भिन्न बराबर ध्यान रखिएगा, भिन्न बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहोगे अंश बट्टा में हर पढ़ते हैं। अंश बट्टा में क्या पढ़ते हैं, हर कहते हैं इसको हिंदी में। और या ध्यान रखना, जैसे 12 बट्टा में हम दे दिए तुमको 3 या 13 मान लो दे दिए, तो ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया। ऊपर वाला को ही अंश कहा जाता है, नीचे वाला को उसका हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। आगे आता है हमारे पास जो चैप्टर, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके पास परमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जानना जरूरी है। वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में होगा, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं, एक और है, एक पूर्णांक संख्या को किसी दूसरे पूर्णांक संख्या, मतलब शून्य के अलावा से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा 3/4 है,
5/6 है। अब कहोगे कितने जीरो, जीरो आपके जो है ना मेरे भाई, जीरो बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। जीरो आपके पास क्या है, परमेय संख्या। क्यों, इसके नीचे में कुछ भी आप रख सकते हैं, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रख सकते हैं। तो जीरो आपका एक क्या होगा, तो जीरो एक परमेय संख्या होगा। बात समझ रहे हैं आप, इस चीजों को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये भी नोट पॉइंट याद रखिएगा, परमेय संख्या का व्यापक जो रूप होता है वो p/q के होता है, और जो p और q जो होता है कोई क्या होता है, पूर्णांक होता है। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख देंगे 8 में क्या चीज जीरो, तो ये आपका परमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्टों को समझना जरूरी है। उसके बाद आता है अपरमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई धनात्मक संख्या है, मान लो एगो a है, उसको रूट के अंदर में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में √2 है, √15 है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा अपरमेय संख्या। 1 में √2 भी कह सकते हो, डॉट डॉट जा रहा है तो वो भी होगा। बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाई भी एक क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। और जबकि पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 22/7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो परमेय संख्या होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे ये परमेय संख्या होगा सर। और ये हमारा पाई जो है ये क्या होगा, अपरमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। या तो पाई/3 दे दिया तब भी आपके अपरमेय संख्या होगा, 4 दे दिया तब भी ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। बात समझ गए, ये चीजों को छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जानना जरूरी है। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, चैप्टर ए नाम है। तो परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, जो चैप्टर का नाम था। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या का परिवार बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, r के द्वारा। जैसे हम लोग 8 प्लस में दे दिए √2, तो ये आपका क्या, ये परमेय संख्या, ये आपका क्या आ गया, तो कहोगे सर जी ये परमेय संख्या आ गया। ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। इसी को तो हम कहेंगे क्या चीज, तो कहोगे वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आपका शॉर्ट फॉर्म में है, एक डाटा बना दिए बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम लोग पढ़े क्या चीज, आपको यहीं से स्टार्टेड होता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में जानना पड़ता है। उसके बाद इसमें आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में हम आपको पढ़ाए। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव बताए, होल नंबर बताए जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर बता दिए जो स्टार्टेड हुआ था। अब आता है यूक्लिड डिवीजन, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो दो पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। ए का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, और वो अद्वितीय रूप से जो है पूर्ण रूप से क्या होगा, क्यू और आर से क्या होगा, विभाजित होगा। जस्ट मतलब समझ में नहीं आया होगा। अगर मान लीजिए 25 है, 25 को अगर हम मान लीजिए 12 से भाग दे रहे हैं, तो 25 आपका हो गया मेरे भाई पहली संख्या, और बी जो हो गया 12 जो हुआ 12 वो दूसरी संख्या। तो दो गो धनात्मक पूर्णांक हुआ। ए हो गया आपका 25 पहली धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो आपका हो गया 12, भाग दिए तो 12 दूना कितने आ गया, 24 आ गया। क्या आ गया, 24। नीचे में बच गया 1। ये दो आपका जो आया वो हो गया क्यू, है ना। अद्वितीय जो होगा पूर्ण संख्या है, Q और R विद्यमान होगा, और ये वाला जो आपका शेष बचा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, R। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब भाग देने आता है, भागे को यूक्लिड विभाजन कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है, और इसी को हम लोग फॉर्मूला के द्वारा लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R, और जहां पे 0 से बड़ा या बराबर होगा R, उससे बड़ा क्या होगा, B। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना जरूरी है। और यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, मौसो निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो मौसो निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। आगे कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, आपको यही चीजों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया गया, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में 135 और 135 और 225 लिखा हुआ है, या 125 ले लो और 144 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ पे एग्जांपल में हम आपके पास डाल दिए 135 और 225। आपको देखोगे तो कहोगे ये वाला बड़ा है तो इसको ए कहेंगे, ये छोटा है इसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। कहोगे बड़े में तो छोटे से भाग दिया जाता है, चलिए सिंपल सा बात है। कहोगे यहाँ पे हमारे पास है 225 से भाग दे रहे, कितने से भाग देंगे, कहोगे 135 से। एक वार्ता में लगेगा 135 होगा, घटाने आता है मेरे भाई, घटा दोगे 90 हो जाएगा, 31 हो गया। ये वाला 135 उठ के आ जाएगा यहाँ पे, भाग लगाओगे एक वार्ता में, कितने आ गए, 90 आ गए, घटा दोगे 45 आ जाएगा, ये 90 आपका उठ के आ गया इधर, भाग दोगे तो 45 दूना 90, मतलब पूरे मेरे भाई क्या हो गया, कट गया, पूरे कट गया ना। बात को समझना जरूरी है। कटने से पहले जो यहाँ पे डिजिट आया वो आया 45, यही आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब इसको हम सजाएंगे कैसे, तो अभी हम आपको बताएं ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या बताए, आर बताए, ठीक है। कहोगे ई हुआ आपका क्या चीज, ए। समझिएगा, बातों को समझना ज्यादा जरूरी है, नहीं समझिएगा दिक्कत हो गई। ई हो गया ए, ये हो गया बी, ये हुआ क्यू और ये हुआ आर, जो हम आपको पहले भी बताया। तो चलो मेरे भाई इसके जगह पर रख देंगे, ए के जगह 225 रख दिए, बराबर डालेंगे, बी के जगह रख दिए 135, गुने डालेंगे, क्यू के जगह पे 1 आ जाएगा, आर के जगह कितने आ जाएगा, कहोगे 90 आ गया। जीरो जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों को काम क्या है, करते रहना है, ठीक है। अब देखोगे तो फिर हो गया आपका ए, ठीक है। बातों को समझिएगा, यहाँ पे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ई हुआ ए, ये आप हो गया बी, और ये हुआ क्यू, और ये हो गया आपका आर। तो फिर से सजाएंगे तो आ जाएगा 135 बराबर में क्या आ जाएगा, 90 गुने में 1 प्लस में आ जाएगा 45, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा दिक्कत समस्या आपको नहीं होंगे, ध्यान देना जरूरी है। अब होगा ये वाला ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और नीचे वाला हो जाएगा आर। तो कहोगे ए के जगह पे आ जाएगा 90, ठीक है, और बी के जगह पे आएगा 45, क्यू के जगह 1 और आर के जगह पे 0। तो आपको समझ में आया, अतः लिखेंगे और लिखेंगे क्या चीज, एचसीएफ, जिसको मौसो कटने से पहले कितना, कहोगे 45, वही आंसर हुआ। बात समझ में आया होगा। जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज नहीं चालू की है, कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और कॉन्सेप्ट में अगला कॉन्सेप्ट आता है, इस चीजों को जान लेना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक, एगो है ए और दूसरा क्या है, बी है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा कहोगे सर जी बी है, तो ध्यान देना जरूरी है। यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक, एगो का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, एचसीएफ निकालने की विधि है। क्या है, एक विधि है एचसीएफ। यदि ए और बी का एचसीएफ डी होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि डी वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित, मतलब भाग लगा देता है। ये छोटे छोटे बातों को समझना जरूरी है। और फंडामेंटल आ जाता है। फंडामेंटल थ्योरम कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग निकालते हैं। क्या चीज निकालते हैं से समझिएगा। तो प्रत्येक जो है आपके बातों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्रम में होता है। जैसे हमारे पास 1771 है, इसको तोड़ दिए 7 गुने 11 गुने कितने 23 में तोड़ दिए। जैसे हम 8 दे दिए, 8 को आप तोड़ दिए 2 गुने 2 गुने 2, तो हम लोग इसी को कहेंगे
फंडामेंटल थ्योरम। समझ रहे हैं बातों को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस चीजों को समझना जरूरी है। और हर का जो होता है क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। हर का क्या होगा, हर परमेकरण हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हर का। अब यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है 26 और 91 में। तो कहोगे इसको 26 को तोड़ेंगे तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 13 दूना 26 लिख सकते हैं। 91 को तोड़ेंगे 13 सत्ते क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे 91 हो जाएगा। 13 सत्ते क्या हो जाएगा, 91 होगा। तो 7 गुने कितने आ जाएगा, 13। अब जो दोनों में मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो दोनों में मिल क्या रहा है, कहोगे 13, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई एचसीएफ। अगर एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, एलसीएम की बात करें तो ये बाकी जो है एचसीएफ वाला आएगा ही 13, और बाकी जो बच गया आपका 2 और कितने 7 गुना कर देंगे तो आपके पास जो आएंगे रिजल्ट गुना करने पे 182 आ जाएंगे। यही आपके क्या हो गए, रिलेशन हो गए। अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने क्या होगा, बी होगा। और ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब क्या होंगे, दूसरी संख्या होंगे। छोटी छोटी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सब चीजों को हम नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी। तो हम आपको रियल नंबर्स में जो है सारे कॉन्सेप्टों को पढ़ाए हैं बहुत मजे के साथ। अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी का 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर नंबर 1। वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी जरूर परचेस कीजिए कि भाई जरूर जुड़िए, मजा आपको जरूर आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है और दूसरे क्लास में जब आएंगे तो रियल नंबर से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी का 1 शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें पूरे के पूरे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके क्वेश्चनों को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।